अब बात करेंगे कि किस तरह के इलाज ट्रीटमेंट अवेलेबल हैं वॉइसेस के लिए। अगर वॉइसेस बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, जैसे कि उससे बहुत डिस्ट्रेस आ रहा होगा या आपकी डे टू डे लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही होंगी, तो बेटर होगा कि इसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट लिया जाए। सबसे पहले आप अपने जनरल प्रैक्टिशनर से मिल सकते हैं। वो आपको या तो कोई दवा देंगे या फिर आपको किसी साइकेट्रिस्ट को रेफ़र करेंगे, जो कि आपका डायग्नोसिस बनाएंगे, आपको इलाज देंगे, दवाइयाँ देंगे। अगर साइकेट्रिस्ट को लगता है या आपके जनरल प्रैक्टिशनर फिजिशियन को लगता है कि आपकी जो आवाज़ें हैं वो किसी बीमारी की वजह से हैं, बीमारी का हिस्सा हैं, तो वो आपको उसके लिए एप्रोप्रिएट दवा देंगे। आपके जनरल प्रैक्टिशनर सबसे पहले ये देखेंगे कि कहीं कोई फिजिकल रीज़न तो नहीं जिसकी वजह से आप आवाज़ें सुन रहे हो। इससे पहले कि वो आपको कोई दवा दें या आपको किसी साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र करें, वो कुछ चीज़ें चेक करेंगे, जैसे कि आपका टेम्परेचर कितना है, कहीं आपने कोई ड्रग्स तो नहीं ले रखे हैं, किसी तरह के कोई चक्कर आना या कुछ ऐसा डिलीरियम जैसा होना, कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है, या कोई ऐसी दवा तो नहीं ले रहे जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो सकता है ये। तो आपके प्रैक्टिशनर जो हैं वो पहले पूरी जांच करेंगे, उसके बाद आपको साइकेट्रिस्ट के पास रेफ़र करेंगे। या अगर आप सीधे साइकेट्रिस्ट के पास गए हैं तो साइकेट्रिस्ट भी ये सारी चीज़ें जो हैं ये चेक करेंगे। अलग अलग डॉक्टरों की अलग अलग अप्रोचेज़ हो सकती हैं, इसलिए आपको सही डॉक्टर को कंसल्ट करना है और ध्यान देना है कि आप जो उन्हें कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, वो उसे सुनें, समझें आपकी प्रॉब्लम को। उसी डॉक्टर के पास जाएं जो आपकी प्रॉब्लम के लिए पूरा कंसर्न रखते हैं और आप अपने डॉक्टर से खुश हैं। आप ऐसा पाएंगे कि डायग्नोसिस मिलने से आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया है। एक पॉजिटिव एक्सपीरियंस हो सकता है डायग्नोसिस का मिलना। क्यों? क्योंकि एक तो आपको समझ आ जाएगा कि आपके ये जो वॉइस हियरिंग के जो एक्सपीरियंसेस हैं, इनका कोई मीनिंग है, ये अब सेंस बनाते हैं। समझ में आ जाएगा कि किस बीमारी से क्यों ये कनेक्टेड हैं, और साथ ही आपको पता चलेगा कि इसका एक इलाज भी है। मतलब आप अकेले में, आइसोलेशन में तड़पते रहें, परेशान रहें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। जब चीज़ें मुश्किल हो जाएं तब आप सपोर्ट ले सकते हैं, दवाइयाँ ले सकते हैं, ये सब आपको रियलाइज़ हो जाएगा। मतलब आपके पास एक मदद उपलब्ध है, ऐसा आप देख पाएंगे। पर वहीं कई मामलों में आपको ये जो सपोर्ट मिल रहा है या ये जो डायग्नोसिस मिल रहा है, ये आपके लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। क्यों? क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि आपकी ये जो आवाज़ें हैं इनका अब इलाज किया जाना ज़रूरी है, तो आप में कोई स्टिग्मा पकड़ सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपको बीमार होने का लेबल दिया जा रहा है। आपको जब बीमारी का डायग्नोसिस दिया जाएगा, जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया, तो आपको लगेगा कि अरे अब तो मेरी लाइफ ख़त्म हो गई, अब मैं कैसे मैनेज करूँगा, अरे अब ये वॉइसेस जो है मेरे कंट्रोल से बाहर जाती रहेंगी, क्या दवाइयों के बिना अब इन्हें कंट्रोल नहीं किया जा सकेगा, अरे ये क्या हो गया, मैं लोगों को कैसे बताऊंगा, घर वालों को कैसे बताऊंगा कि मुझे ये बीमारी का डायग्नोसिस मिला है और मुझे जो आवाज़ें आ रही हैं उसके लिए मुझे दवा मिल रही है। तो आपके मन में इस तरह के कुछ डर आ सकते हैं, बीमारी को लेकर, बीमारी के इलाज को लेकर डर हो सकते हैं। किसी को आप कैसे बताएंगे ये डर हो सकते हैं। आप कभी ठीक हो भी पाएंगे या नहीं, इसका डर हो सकता है। कई तरीके के स्टिग्मास, कई तरीके के डर आपको लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन की वजह से पकड़ सकते हैं। तो ऐसे में आगे बढ़ने के लिए दवाओं के अलावा जो दूसरी सबसे अच्छी अप्रोच होती है, टेक्निक होती है, वो होती है टॉकिंग थेरेपीज़। मतलब एक थेरेपिस्ट से मिलना जो कि बातों से ही आपका इलाज करेंगे। अलग अलग तरह की टॉकिंग थेरेपीज़ होती हैं, या जिसे टॉक थेरेपी भी कहते हैं। पर इन सभी टॉक थेरेपीज़ का जो मेन मकसद होता है वो यही होता है कि आपको एक सुरक्षित सा माहौल मिले, जिसमें कि आप किसी व्यक्ति से अपने इंटरनल एक्सपीरियंसेस के बारे में बात कर सकें, अपनी फीलिंग्स और थॉट्स को एक्सप्लोर कर सकें, और किसी ट्रेंड प्रोफेशनल के साथ, किसी वैलिड प्रोफेशनल के साथ आप अपने इन प्रॉब्लम्स को मैनेज करने के लिए सही उपचार ढूंढ सकें, सही टेक्निक्स लर्न कर सकें। कौन कौन सी टॉकिंग थेरेपीज़ हेल्पफुल होती हैं? जैसे एक कॉमन टर्म जिसे कहा जाता है साइकोथेरेपी, वो आपको लेनी पड़ेगी। साइकोथेरेपी कैसे हेल्प करेगी? पहले तो आपको ये हेल्प करेंगी कि आप आइडेंटिफाई करो कि कौन कौन सी वॉइसेस आती हैं, क्या कहती हैं वो। फिर आपको बताया जाएगा कि एक्सप्लोर करो कि क्या ये आपको फील कराती हैं, क्या आपके थॉट्स हैं इनको लेकर, कैसे आप इन पर रिएक्ट करते हो, कैसे आप इमोशनल हो जाते हो, क्या आपके ट्रिगर्स हैं जिसकी वजह से ये वॉइसेस बढ़ जाती हैं, कैसे आप इनसे कोप कर सकते हो, कैसे कंट्रोल कर सकते हो, और कैसे इनसे डील करना सीख सकते हो। भले ही आप दवाइयाँ ले रहे हो या ना ले रहे हो, भले ही दवाइयों का असर आ रहा हो या ना आ रहा हो, तो भी आप इनसे कैसे डील कर सकते हैं ये आप सीखेंगे। फिर आती है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, CBT, जो कि सबसे ज़्यादा अप्लाई की जाने वाली थेरेपी होती है। ये साइकोथेरेपी ही होती है, बट उसका एक स्पेशलाइज्ड टाइप होता है।
इस तरह की थेरेपी में आपको बताया जाता है, आपकी मदद की जाती है कि आप इन वॉइसेस से डील करें, खासकर कि उन फीलिंग्स और थॉट्स से जो कि आपके मन में हैं, अपने को लेकर और इन वॉइसेस को लेकर। बजाय इसके कि आप रीजंस में जाएं कि ये वॉइसेस क्यों हैं, कहाँ से आ रही हैं, कैसे दूर होंगी, क्यों इतनी बढ़ जाती हैं, क्यों नहीं जा रही हैं, जल्दी क्यों नहीं जाती हैं, दवाइयाँ असर क्यों नहीं करती हैं, इन सब परेशानियों में उलझने की बजाय सीबीटी आपको मदद करेगी कि आप अपनी फीलिंग्स चेंज करें, अपनी थॉट्स चेंज करें इन वॉइसेस को लेकर और खुद को लेकर। कैसे हेल्प कर सकती है आपको सीबीटी? ये आपकी जो एंजाइटी है वॉइसेस को लेकर उसको कम करने में हेल्प करेगी। आप सही स्टैंड ले सकें इन वॉइसेस के अगेंस्ट, उसमें मदद करेगी। आप खड़े हो पाएंगे, इनका विरोध कर पाएंगे। आप पूरी तरह से नियंत्रण हासिल कर पाएंगे इन वॉइसेस के ऊपर सीबीटी की मदद से, और सीबीटी बहुत लंबे टाइम तक आपको इन वॉइसेस से छुटकारा पाने में मदद कर सकती हैं, रिलैप्स प्रिवेंशन में हेल्प कर सकती है, और आपको लंबे टाइम तक ऐसे इक्विप कर देगी, ऐसी स्किल्स टेक्निक से ऐसी महारत आप हासिल कर लेंगे जिससे कि आप किसी भी परिस्थिति में इन वॉइसेस को कंट्रोल कर सकें। इसके लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ सीबीटी प्रोवाइड की जा सकती है जो कि साइकोसिस के हिसाब से ही डिज़ाइन की गई है, जिसको CBT-P कहा जाता है। P स्मॉल लेटर में है। हालांकि इस CBT-P का इस्तेमाल सिर्फ वॉइसेस को हील करने में नहीं किया जाता, ये डिल्यूजन्स और कुछ दूसरे बिहेवियर्स को भी ट्रीट करने में हेल्पफुल होती है। पर CBT-P आपको लर्न कराएगी कुछ ऐसी स्किल्स कि कैसे आप अपने बिलीफ्स जो हैं अपनी वॉइसेस को लेकर उनको एनालाइज कर सकते हैं और उनको चेंज कर सकते हैं, और आपको बताएगी कि कैसे कुछ आपके बिलीफ्स और थॉट पैटर्न्स ही हैं जिसकी वजह से ये वॉइसेस बढ़ती हैं या कम हो सकती हैं। तो बिलीफ्स का मॉडिफिकेशन कैसा हो, अपने को लेकर, वॉइसेस को लेकर आपके मन में जो धारणाएं हैं उनका बदलाव कैसे किया जाए, इस पर फोकस होती है CBT-P। तो ब्रॉडली तो मैंने जैसे बताया कि सीबीटी तो पूरे तौर पर तो आपकी एंजाइटी, फीलिंग्स, थॉट्स, इमोशंस, रिएक्शंस सब में हेल्प करेगी, पर सीबीटीपी का मेन फोकस होगा आपके बिलीव्स को चेंज करने पर। फिर तीसरी सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस में लाई जाने वाली थेरेपी है माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी, MBCT। इसमें सीबीटी को माइंडफुलनेस के साथ कॉम्बाइन किया जाता है। इसमें आपका फोकस दिलाया जाता है कि आप अपने आसपास, अपने अंदर और अपने आसपास माहौल में ध्यान दें, फोकस करें कि क्या हो रहा है आपके इर्द गिर्द जब ये वॉइसेस आपके मन में ट्रिगर होती हैं। आपको पूरी प्रेजेंट मोमेंट में अवेयरनेस की स्किल सिखाई जाती है इसमें, ताकि आप पूरी तरह से प्रेजेंट में फोकस करके इन वॉइसेस को आता और जाता एक्सपीरियंस कर सकें। ये आएंगी, चली जाएंगी और आप इससे विचलित नहीं होंगे, अनस्टेबल नहीं होंगे, क्योंकि आपका पूरा फोकस प्रेजेंट मोमेंट में होगा और आप सारे उन फैक्टर्स और ट्रिगर्स को ऑब्जर्व कर पाएंगे जिनकी वजह से ये वॉइसेस बढ़ती हैं, या आपके अंदर जो इमोशनल रिएक्शंस आती हैं उन सब के प्रति आप पूरी तरह से अवेयर, मतलब सजग हो पाएंगे। इसमें आपको हेल्प किया जाएगा कि आप कैसे अपने इन वॉइसेस को लेकर इमोशनल रिएक्शंस को मैनेज करते हैं, पास्ट में ऐसा कौन से इमोशनल रिएक्शंस आप रखते थे और वो कैसे इमोशनल रिएक्शंस आपके इन वॉइसेस की फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को इम्पैक्ट करती हैं। उन फीलिंग्स को, उन इमोशनल रिएक्शंस को मैनेज करने में ज़्यादा फोकस होता है माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी का। साथ ही इसमें बिलीफ्स को चेंज करना, थॉट पैटर्न चेंज करना, ये सब भी फोकस किया जाता है। इसी के साथ कुछ दूसरी साइकोथेरेपीज़ हैं जैसे कि आर्ट थेरेपीज़ और कुछ क्रिएटिव थेरेपीज़, वो भी हेल्पफुल हो सकती हैं। मूवमेंट थेरेपी, डांस थेरेपी, उससे भी मदद ली जा सकती है। और भी कई तरीके की ऑल्टरनेटिव टाइप थेरेपीज़ होती हैं जिनकी मदद से इन वॉइसेस को मैनेज करना और इन वॉइसेस को लेकर अपना एटीट्यूड चेंज करना सीखा जा सकता है। जैसा कि मैं पहले बता रहा था दवाइयों के बारे में, थोड़ा सा आपसे डिस्कस करूंगा ब्रीफ में कि दवाइयाँ कैसे हेल्प करती हैं वॉइसेस को कंट्रोल करने में। क्योंकि अगर वॉइसेस बहुत परेशान कर रही होंगी तो आपके जो डॉक्टर हैं, साइकाइट्रिस्ट हैं, वो आपको एंटीसाइकोटिक दवा देंगे। ये दवाइयाँ जो हैं ये इन आवाज़ों की फ्रीक्वेंसी को कम कर सकती हैं, कम एक्सपीरियंस में आती हैं, इनसे डर लगना बंद हो सकता है, या ये कहें कि ये कम खतरनाक दिखाई पड़ती हैं। आप इन वॉइसेस को लेकर बड़े इनडिफरेंट फील कर सकते हैं, मतलब इनका होना ना होना आपको एक बराबर लगेगा। आप सुनेंगे पर आपके मन में कोई इमोशनल रिएक्शन नहीं आएगी, आप में इमोशनल नंबनेस महसूस होगी, इसलिए आप परेशान नहीं होंगे, डिस्ट्रेस में नहीं आएंगे।
क्योंकि एक बार जब ये वॉइसेस तंग करना शुरू कर देती हैं, उसके बाद ये तंग करती जाती हैं, आपके रिएक्शंस बदल जाते हैं, आपके थॉट्स बदल जाते हैं, आप और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो आपको ज़्यादा डिस्टर्ब होने से रोकेंगी ये दवाइयाँ। इसी के साथ वो इंट्रूसिव भी कम हो जाती हैं, ज़्यादा आपको इंटरफेयर नहीं करती हैं आपके कामों में, चुप हो जाती हैं, शांत हो जाती हैं, ज़्यादा नहीं आती, आप रिलैक्स हो जाते हो, आप इनसे अपसेट नहीं होते हो, चिड़चिड़ाते नहीं हो। तो इस तरह से दवाइयाँ हेल्प करती हैं। दवाइयाँ शॉर्ट टर्म में ही ज़्यादातर मामलों में यूज़ की जाती हैं, लंबे टाइम तक नहीं दी जाती, जो कि हैलुसिनेशंस को कंट्रोल करें। इसलिए शुरुआत में आपको थोड़ी हाई डोज पे दवा दी जा सकती है, या कोई ऐसी दवा दी जा सकती है जिससे शायद आपको साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा महसूस हों। पर जैसे जैसे आप इन वॉइसेस के साथ कोप करना सीख जाते हैं, इनका सामना करना खुद ही सीख जाते हैं, तो उसके बाद चांसेस बहुत हाई हैं कि आपको दवाइयों की ज़रूरत ना पड़े इन हैलुसिनेशंस को कंट्रोल करने के लिए। इसीलिए सारा फोकस जो है वो इसी पर है कि आप खुद कितना सीखते हैं इन वॉइसेस को मैनेज करना। अगर आप खुद सीख जाएंगे, अगर आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, तो दवाइयाँ आपकी कम हो सकती हैं, इनफैक्ट बंद भी की जा सकती हैं।